हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित क्लासेस ले रहे हैं और उसमें भी हम जो एलडीसी यूडीसी सेक्शन ऑफिसर्स असिस्टेंट और कई पोस्ट के लिए जो एक्ट्स आने वाले हैं डोमेन नॉलेज के अंतर्गत उनको हम करने वाले हैं। और हम सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसका लेक्चर 4 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 4। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी नए मज़ेदार वीडियोज़ आने वाले हैं जिसमें आपका जो पूरा हरि सिंह गौर का सिलेबस है सारा कुछ कंप्लीट होने वाला है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने नियम 13 तक कर लिया था, आज से मैं नियम 14 शुरू करना है। एक बार 1 से लेकर नियम 13 तक के देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। स्पीड में करेंगे, 2 मिनट में सारा रिकॉल करेंगे जितना हमने पढ़ लिया है। तो चलिए देखते हैं कि नियम जो पहला था उसमें क्या देखा था हमने। उसमें उसका संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू। मैंने क्या बताया था, नोटिफाइड एन से नवंबर, है ना। तो 30 नवंबर 1964 को क्या हुआ था, नोटिफाइड हुआ था एक्ट। कुल कितने नियम हैं, 25 नियम हैं। और गजट में कब प्रकाशित हुआ, तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, गजट से आपको गजक याद रखना है। और गजक कब खाते हैं, ठंड के मौसम में ही खाते हैं, तो दिसंबर आ जाएगा, है ना। कितने दिसंबर हो जाएगा, 12 दिसंबर 1964। इसके बाद हमने क्या देखा था, किस किस पर लागू होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो गए, रक्षा में जो सिविलियन के पद पर हैं उन पर लागू होने वाला है। किस पर लागू नहीं होगा, तो रेलवे के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, आईएएस के सदस्यों पर लागू नहीं होगा। और राष्ट्रपति यदि बोल दे कि इस धारक पर लागू नहीं होना है तो उस धारक पर भी लागू नहीं होगा। नियम 2 में हमने परिभाषाएं देखी थी। हमने सरकार से केंद्र सरकार को देखा था कि मतलब है, परिवार के बारे में भी देखा हमने कि परिवार में कौन कौन आएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है और तीसरा भी नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए, उसके बाद ही आप जो लेक्चर 4 है उसको देखिएगा, तभी आपको समझ आने वाला है। एक्ट में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्ट बहुत बड़े हैं और इन एक्ट से बहुत बेहतरीन प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमको इसको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। और स्लो में इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए, है ना। तो आपका शायद एक और लेक्चर होगा, इसके बाद आपका ये जो एक्ट है खत्म हो जाएगा, ये रूल आपका खत्म हो जाएगा, है ना। नियम 3 में हमने सामान्य की बात की थी और इसमें क्या देखा था, जो नियम 3 का जो सब क्लॉज 1 है उसमें क्या है, 21 सामान्य आचरण के नियम है। और जो 4 से जो 21 नियम है वो कब जोड़े गए, 2014 में जोड़े गए थे। आपको शुरू के 3 याद रखना है, IDU। आई मतलब इंटीग्रिटी, डी मतलब ड्यूटी और यू मतलब अनबिकमिंग। बाकी आप कोई 21 जो है वो पढ़ लेना है। नियम 3 का काम है, हमने क्या देखा था, तत्परता एवं शिष्टाचार को देखा था। खा में क्या देखा था, सरकारी नीतियों का पालन देखा था। और गा में क्या देखा था, कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज को इसको ट्रिक्स से हमने याद कर लिया है, आप पहले वाली वीडियो में देख लेना इसको। नियम 4 में क्या देखा था, सरकारी कर्मचारियों के निकट संबंधियों की कंपनी या फार्मों में नियुक्ति। मतलब कैसे याद करना है, इंग्लिश में आपको मिलेगा नियर रिलेटिव्स। तो कितने रिलेटिव्स हैं आपके, 4 रिलेटिव्स हैं, है ना। बाकी हमने इसके अंदर के सारे प्रावधान देख लिए थे। नियम 5 में क्या है, नियम 5 में राजनीति और चुनावों में भाग लेना। क्या है नियम 5 में, राजनीति और चुनाव में भाग लेना। इसकी भी हमने ट्रिक देखी थी, आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी। नियम 6 में सरकारी कर्मचारियों को संस्था का सदस्य बनाना। नियम 7 में प्रदर्शन और हड़ताल के बारे में देखा है। नियम 8 में रेडियो या प्रेस से संबंधित प्रावधान देखे हैं। नियम 9 में क्या देखा है, सरकार की आलोचनाएं। क्या आप सरकार की आलोचना करोगे कभी, अगर सरकारी कर्मचारी होगे तो नहीं करोगे, नहीं करोगे मतलब नो, नो मतलब 9। इसको मैंने ऐसा आपको याद करा दिया था। नियम 10 में क्या देखा था, समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य। नियम 11 में क्या देखा था, आधिकारिक सूचना का संचार। नियम 12 में हमने चंदा की बात की थी। और नियम 13 में क्या बात किया था, उपहार के बारे में हमने बात की थी। और नियम 13 का जो सब क्लॉज ये है उसमें हमने क्या देखा था, दहेज के बारे में प्रावधान देखा था। अब आज हमको नियम 14 से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की। देखते हैं कि नियम 14 में हमको क्या क्या प्रावधान देखने को मिलने वाले हैं। तो नियम 14, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नियम 14 का संबंध किस चीज से है, तो सरकारी सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन। किसके, सरकारी सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन। अब इसमें लिखा हुआ है
कोई भी सरकारी सेवक सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वयं के सम्मान या अन्य शासकीय सेवाओं के सम्मान में आयोजित किसी भी समारोह में नहीं जाएगा, ना ही कोई सम्मान या प्रशंसा पत्र को स्वीकार करेगा। सीधा सा मतलब है, सपोज एक ऑफिसर है, ठीक है, इसको क्या मिलना है, सम्मान मिलना है, तो भैया इसको पहले तो क्या करना है, गवर्नमेंट की इसको पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अगर इसने गवर्नमेंट की पूर्व स्वीकृति ले ली तो भैया ये क्या कर सकता है, यह सम्मान में जा सकता है ना, वहाँ पर सम्मान भी ले सकता है और प्रशंसा पत्र को भी ग्रहण कर सकता है। लेकिन यदि उसने सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली है तो ना तो वो स्वयं के सम्मान में, मतलब ऐसा भी होता है ना कि अभी कभी किसी के लिए अगर अपन को सम्मान देना है तो अपन उसके लिए भी एक फंक्शन का ऑर्गेनाइज करते हैं ना, फंक्शन का वो अवार्ड फंक्शन बनाते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए हमको अवार्ड देना है ना। तो स्वयं के सम्मान में भी वो नहीं जाएगा, या फिर किसी और अन्य सरकारी सेवकों का अगर सम्मान होना है तो उनके सम्मान समारोह में भी वो नहीं जाएगा जब तक सरकार की पूर्व अनुमति उसको ना मिल जाए, मतलब स्वीकृति ना मिल जाए। और ना ही वो कोई सम्मान को ग्रहण करेगा और ना ही प्रशंसा पत्र को स्वीकार करेगा। इतना समझ आ गया है। अगर सरकार की पूर्व स्वीकृति उसने ले ली है और सरकार ने हाँ बोल दिया तो सारा कुछ वो कर सकता है। फिर इसमें लिखा है वा शर्त की, अब शर्त है इसमें, सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण जैसे विदाई समारोह में जा सकते हैं, पहली चीज़ आपको इसमें याद रखना है। और दूसरा इसमें है सार्वजनिक निकायों या संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हो सकता है। मतलब दो चीज़ों के लिए उसको छूट है, या तो किसी भी सरकारी सेवक का क्या हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो, या उसका ट्रांसफ़र हो रहा हो, या उसका कोई भी विदाई समारोह है उसमें वो उसमें वह शामिल हो सकता है। और दूसरी क्या चीज़ है, अगर कोई सार्वजनिक निकाय या संस्थान के माध्यम से कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो उसमें भी वह शामिल हो सकता है। इसमें सरकार की उसको पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया है। नियम 14 में क्या देखा था, सरकारी सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन, मतलब अगर आपको स्वयं के सम्मान में जाना है या किसी शासकीय सेवक के सम्मान में जाना है तो आपको सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, या आपका कोई सम्मान होना है या आपको कोई प्रशंसा पत्र स्वीकार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। दो कंडीशन है जहां पर आपको सरकार की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। एक तो किसी भी कर्मचारी का रिटायरमेंट हो, ट्रांसफर हो या विदाई समारोह हो, या कोई सार्वजनिक निकायों द्वारा या संस्थाओं के द्वारा क्या हो रहा हो, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हो। समझ आ गया है नियम 14 में क्या है। अब नियम 15 देखते हैं कि नियम 15 में क्या है। नियम 15 में है निजी व्यापार या रोजगार। 15 में क्या है, निजी व्यापार या रोजगार। अब देखो इसमें पहली कंडीशन इसमें क्या है, कोई भी सरकारी सेवक सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, मतलब पहली कंडीशन क्या है कि भैया आपको सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो आप। पहला इसमें है किसी भी व्यापार या व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। मतलब क्या है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब तक सरकार की स्वीकृति ना ले ले, ना तो वो किसी व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। कैसे, प्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य कि कोई सरकारी कर्मचारी है उसने भैया कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, ये प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष क्या हो गया कि भैया उसने पैसा लगा दिया है, भले बिजनेस दूसरे का है लेकिन उसका पैसा भी उसमें लगा हुआ है ना, तो अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं होगा वो और प्रत्यक्ष रूप से भी शामिल नहीं होगा। दूसरा इसमें है किसी भी तरह का अन्य रोजगार नहीं करेगा। मतलब एग्जाम्पल ऐसे कोई भी केंद्र का शिक्षक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी टीचर है, तो भैया वो ये नहीं करेगा कि वो अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दे, प्राइवेट कोचिंग, है ना, तो किसी भी प्रकार का अन्य रोजगार नहीं करेगा। तीसरा क्या है, तीसरा है किसी भी निकाय में चुनाव नहीं लड़ेगा। मतलब सिंपल सा है, कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है या एम्प्लॉय है कोई, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर उसको चुनाव लड़ना है तो उसको अपना जो नौकरी है उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। समझ आ गया है। और लास्ट है इसमें अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व या प्रबंधन वाली बीमा एजेंसी, कमीशन एजेंसी आदि के
किसी भी व्यवसाय के समर्थन में प्रचार नहीं करेगा। मतलब क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई परिवार का सदस्य है और उसकी स्वामित्व प्रबंधन वाली कोई बीमा एजेंसी है या कोई कमीशन एजेंसी है, तो उसमें क्या नहीं करेगा वो, उसका भैया व्यवसाय में प्रचार में समर्थन नहीं करेगा कि भैया वो प्रमोशन अपना कर रहा है उसका व्यापार का, तो भैया आप भी करने लग जाओ। तो नहीं, आपको कोई व्यापार का प्रमोशन उसमें नहीं करना है, ना ही आपको इन्वॉल्व होना है। समझ आ गया है कि आपको सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किन किन चीज़ों को नहीं करना है। 4 चीज़ों को हमने देखा है। एक तो ना तो आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप व्यापार में शामिल हो सकते हो, ना ही आप अन्य प्रकार का रोजगार कर सकते हो, ना ही आप किसी मतलब निकाय में चुनाव लड़ सकते हो, ना ही आपके परिवार का कोई सदस्य का स्वामित्व या प्रबंधन वाली कोई बीमा एजेंसी है या कमीशन एजेंसी है, तो उसमें आप प्रचार नहीं करोगे या उसमें समर्थन नहीं करोगे। समझ आ गया इतना? अब देखो, ये तुमने क्या देखा था कि इसमें आपको सरकार की पूर्व स्वीकृति चाहिए है, लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि इसमें आपको सरकार की पूर्व स्वीकृति नहीं चाहिए है। मतलब आप इसमें सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना ही आप कार्य कर सकते हो। तो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है अवैतनिक धार्मिक या सामाजिक कार्य करना। मतलब क्या है इसका कि भैया अगर आपको कोई धार्मिक और सामाजिक कार्य करना है तो आप कर लो, लेकिन आपको कैसे करना है, जिसमें आपको क्या ना मिले, वेतन ना मिले, मतलब जिसमें आपको सैलरी ना मिले, आपको समाज सेवा के तौर पर काम करना है, आप कर सकते हो, चाहे आपका धार्मिक कार्य हो चाहे आपका सामाजिक कार्य हो। समझ आ गया है? मतलब सीधी बात है, आपको सैलरी उसमें नहीं मिलनी चाहिए। आपको करना है तो आप करो, नहीं करना है आपको तो मत करो। दूसरा क्या है, एक शौकिया के रूप में खेल में हिस्सा लेना। मतलब आपको एक शौकिया मतलब होता है कि आपकी अपने शौक में या आपकी हॉबी है ना, आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप खेल में हिस्सा ले सकते हो। क्या बोला, उसमें हिस्सा ले सकते हो, लेकिन आप उसको ऐसे बड़े लेवल पर आप उसको खेल नहीं सकते हो। आप शौक है अगर आपको उस चीज़ की तो आप कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन आप उसको बड़े पैमाने पर या बड़े रूप में या बड़े लेवल पर आप उसको नहीं खेल सकते हो। तीसरा है साहित्य, वैज्ञानिक या सामाजिक धर्मार्थ सोसाइटी में भाग लेना। मतलब क्या है, चाहे आपकी कोई साहित्यिक सोसाइटी हो, चाहे आपकी वैज्ञानिक सोसाइटी हो, चाहे आपकी सामाजिक धार्मिक सोसाइटी हो, तो आप उसमें भाग ले सकते हो। कोई भी सोसाइटीज होती हैं ना जो बनाई जाती हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप भाग ले सकते हो। समझ आ गया है? क्या इतना मैंने क्या बोला? इसमें एक और है जिसको आपको विशेष रूप से याद रखना है, लास्ट है इसमें, सरकारी सेवकों के लाभ के लिए किसी सहकारी समिति के पंजीकरण, विकास या प्रबंधन में भाग लेना। मतलब क्या है, मतलब उसका यह है कि सरकारी सेवकों के लाभ के लिए, अगर सरकारी सेवकों का क्या हो रहा हो भैया, लाभ हो रहा हो, तो भैया वो क्या कर सकता है, सहकारी समिति के पंजीकरण में, विकास में और प्रबंधन में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है, चारों के चारों जिसमें हमने प्रावधान देखे बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि हमको किस में सरकार की पूर्व अनुमति लेना है और हमको किस में सरकार की पूर्व अनुमति को नहीं लेना है। तो आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये चीज़, है ना। तो आपको इसको लाइट नहीं लेना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको और आगे वीडियोज़ मिलने वाली हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ हमने आपके लिए कौन कौन से वीडियोज़ प्रोवाइड करा दी हैं। और एक चीज़ और, आपको पता है कि आपके इसमें एक MTS का भी एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपके लिए कंप्यूटर आने वाला है। तो मैम आपके लिए कंप्यूटर के, तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 10,000 MCQs कराने वाली हैं। आपको सिर्फ वो MCQs करना है। अगर आपने कभी थ्योरी पढ़ भी नहीं रखी है ना, फिर भी आपको वो MCQs करना है, क्योंकि मैम आपको उसमें ना डिस्क्रिप्शंस भी बता रही हैं। तो जिससे अगर आपका एक MCQs है तो उससे आपके कम से कम 3 से 4 फैक्ट आपके कवर होने वाले हैं। तो आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है वो सीरीज़, तो वो आपको ज़रूर देखना है। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हो तो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल से ऐड हो सकते हो। समझ आ गया है? चलिए, तो अब देखते हैं इसमें तीसरा जो क्लॉज है ये क्या बोलता है। तो उसमें लिखा है, सरकारी कर्मचारी सरकार को रिपोर्ट करेगा यदि उसके परिवार का कोई सदस्य किसी व्यापार या व्यवसाय में
लगा हुआ है या बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का मालिक है या उसका प्रबंध करता है। मतलब क्या है, देखो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी भली ना हो लेकिन उसके परिवार का कोई सदस्य होगा। अब परिवार के सदस्य से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि परिवार में कौन कौन शामिल होगा, है ना, तो मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो अगर कोई परिवार का सदस्य है और वो उसका व्यापार है या फिर व्यवसाय में लगा हुआ है ना, या बीमा जो एजेंसी है या कमीशन एजेंसी उसका मालिक है या उसका प्रबंधन करता हो, है ना, तो क्या करना है, सरकार को सूचना देना है कि भैया सरकारी कर्मचारी को सरकार को सूचना देना है कि हमारे परिवार का सदस्य क्या है, इन कामों में लगा हुआ है। अब लास्ट सब क्लॉज है फोर्थ, जब तक सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी निजी या सार्वजनिक निकाय या किसी निजी व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए निर्धारित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई शुल्क स्वीकार नहीं कर सकता है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि नियम जो 15 था इसमें क्या था। इसमें हमने क्या देखा है, निजी व्यापार या रोजगार देखे हमने इसमें कि ना तो वो अपना व्यापार खोल सकता है ना ही रोजगार ले सकता है, किसके बिना, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें उसको सरकार की स्वीकृति नहीं चाहिए है, तो उसको भी हमने देखा है। और हमने क्या देखा है कि अगर उसका परिवार का सदस्य किसी व्यवसाय व्यापार या फिर बीमा एजेंसियों में लिप्त है तो भैया उसको सूचना देनी पड़ेगी सरकार को, कर्मचारी को, है ना। तो हमने ये सारा कुछ हमने इसमें देख लिया है। अब हम देखते हैं नियम 15A। तो नियम 15A में क्या है, सरकारी आवास का सबलेटिंग और खाली करना। क्या है, सरकारी आवास का सबलेटिंग और खाली करना। इसमें पहली कंडीशन है, कोई भी सरकारी कर्मचारी उसे आवंटित सरकारी आवास को किसी अन्य व्यक्ति को लीज पर, किराए पर या अन्यथा कब्जे की अनुमति नहीं देगा। और दूसरा इसमें क्या है, सरकारी आवास के आवंटन को रद्द करने के मामले में एक सरकारी कर्मचारी आवंटित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही इसे खाली कर देगा। देखो इसमें दो कंडीशन है। एक तो पहला क्या है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हो और आपको सरकारी आवास मिला है तो आप उसे किसी अन्य व्यक्ति को ना तो लीज पर दोगे, ना ही आप उसको किराए पर दोगे और ना ही आप उस पर कब्जे की अनुमति करने दोगे। उसको याद रखना है आपको, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। और दूसरा इसमें क्या है, अगर सरकारी आवास को क्या कर दिया गया है, आपके लिए आवंटन को रद्द कर दिया गया है ना, आपको पहले तो मिल गया है सरकारी आवास और फिर उसको आपको रद्द कर दिया गया है, तो आपको जो आवंटन प्राधिकारी होगा उसके द्वारा समय सीमा के भीतर ही आपको उसको खाली करना पड़ेगा। किसको, जो आपको सरकारी आवास मिलेगा उसको आपको खाली करना पड़ेगा। तो आपको नियम 15 समझ आ गया है, 15A भी समझ आ गया है। तो नियम 16 की ओर चलें अब हम। हाँ, तो देखो नियम 16 क्या बोलता है, नियम 16 में है पूंजी निवेश, उधार लेना और देना। तो इसमें कई सब क्लॉज हैं, तो हम देखते हैं। पहला इसमें है, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश सट्टा नहीं करेगा। दूसरा, पहले मैं ये दोनों पढ़ रहा हूं उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा इसमें है, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने किसी भी संबंधी को ऐसा कोई निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा जिसके कारण उसके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रभाव पड़ता हो। मतलब क्या है, पहले में क्या बोल रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी होगा ना तो वो स्टॉक, ना ही शेयर मार्केट का और ना ही किसी भी प्रकार के अन्य निवेश में सट्टा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, सट्टा नहीं करेगा। और दूसरे में क्या बोला है कि वह अपने जो संबंधी हैं, सगे संबंधी, उनको भी क्या करेगा, वो निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। किसमें, सट्टा वाले में, है ना, ना स्टॉक में करे वो, ना शेयर में करे, ना किसी प्रकार के अन्य निवेश में करे। समझ आ गया है दोनों चीज। अब इसमें तीसरा है, कोई लेन देन उपनियम 1 या 2 में उल्लिखित प्रकार का है या नहीं, इस मामले में सरकार का निर्णय अंतिम होगा। मतलब क्या कि जो ऊपर जो हमने दो नियम देखे हैं,
अब इसमें सरकार डिसाइड करेगी कि आपने सट्टा खेला है कि नहीं खेला है। ये निर्णय, इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो प्रश्न आ जाएगा आपको कि इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? इसका अंतिम निर्णय सरकार का होगा। किसका होगा? सरकार का होगा कि आपको स्टॉक, आपने जो स्टॉक या शेयर या अन्य निवेश में सट्टा किया है या नहीं किया है, या आपके परिवार के संबंधी ने किया है और आपने उनको अनुमति प्रदान की है क्या, है ना। तो इसका जो भी डिसीजन होगा, लास्ट डिसीजन किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। चौथी इसमें बात है, कोई भी सरकारी कर्मचारी स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति, पारिवारिक सदस्य समेत के माध्यम से किसी बैंक या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ सामान्य कार्य संचालन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन नहीं करेगा। और इसमें एक सेकंड बात और है, किसी व्यक्ति को ब्याज पर या किसी अन्य ढंग से रुपया उधार नहीं देगा जिसकी वापसी धन के रूप में या वस्तु के रूप में हो। तो समझ में आया इसमें क्या बोला है? तो इसमें पहली बात में क्या बोला था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो, क्या उसका कोई भी परिवार का जो सदस्य होगा वो, है ना, दोनों के माध्यम से किसी बैंक में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नॉर्मल लेन देन तो आप कर सकते हो, मतलब बैंक से पैसा निकालना है ना, कुछ भी आप सामान्य जो क्रियाएं हैं वह तो आप कर सकते हो, लेकिन अन्य किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन नहीं करोगे। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करोगे। और दूसरे इसके पैरा में बोला गया है कि किसी व्यक्ति को ब्याज पर या किसी अन्य ढंग से रुपया उधार नहीं देगा। मतलब क्या है कि कोई सरकारी कर्मचारी है भैया, इसने किसी बी व्यक्ति को उधार में पैसे दिए हैं, है ना, या किसी और तरीके से उसने उधार में पैसा दिया है ना, उधार दिया है, तो उसकी जो वापसी तो होगा, जैसे कोई चीज़ अगर आपको उधार दी है मैंने, तो मैं उसको वापस तो लूँगा ना। तो जो वापसी होगी वो किसके रूप में ना होगी? धन के रूप में नहीं होगी, और ना ही वो किसके रूप में होगी? वस्तु के रूप में होगी। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपका नियम 16 है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, तो आपको पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। और जल्द ही इसके, आई थिंक आपके परसों इसके आपके एमसीक्यूज शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपके कम से कम 200 से 250 एमसीक्यूज सिर्फ अकेले आपके इस रूल के होने वाले हैं, ताकि अगर मैंने आपको कोई चीज़ इसमें समझाना भूल गया मैं, तो वो आपके एमसीक्यूज के माध्यम से हो जाएगी, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है अगर कुछ छूट भी रहा है, हालांकि कुछ नहीं छूटेगा, मैंने खुद पूरा एक्ट पढ़ा है और मैंने खुद आपके लिए नोट्स बनाए हैं। फिर भी अगर कोई बात रहती है जो मैं आपको नहीं समझा पाता हूँ या आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आपको वो एमसीक्यूज में समझ में आ जाएगी बात, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए नियम 17 देखते हैं क्या है। नियम 17 है दिवालियापन और आदतन कर्जदारी। क्या? दिवालियापन है और आदतन कर्जदारी किसमें? 17 में। तो कैसे याद रखोगे? हम एक चीज़ बताओ, अगर आप कर्जदार होगे, क्या होगे आप? कर्जदार होगे, क्या होगे? कर्जदार होगे, तो भैया क्या है? खतरा है आपके लिए कि नहीं है? खतरा, आपको टेंशन होगी, आप टेंशन होगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, फिर हार्ट डिसीज भी होंगे, है ना। तो खतरा है, कर्जदार होना खतरा है ना, तो खतरा से आपको 17 याद रखना है। हो जाएगा याद? चलो अब इसमें क्या लिखा है देखते हैं। सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वह अपने निजी कार्यों का प्रबंध इस प्रकार से करे जिससे वह आदतन कर्जदार या दिवालिया ना हो जाए। यदि किसी सरकारी कर्मचारी पर बकाया ऋण की वसूली के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है या उसका दिवालियापन न्याय निर्मित किया जाता है, तो वह उस कानूनी कार्रवाई की सूचना तत्काल सरकार को देगा। मतलब पहला क्या है? पहला तो उसमें एक पहली बात तो उसमें ये बोलिए कि अगर सरकारी कर्मचारी को निजी कार्यों का संचालन करना है तो भैया वो इस तरीके से करे कि वो कर्जदार और दिवालिया ना हो पाए। और दूसरी बात इसमें क्या है? तो दूसरी बात इसमें यह है कि अगर सरकारी कर्मचारी पर क्या जो बकाया ऋण है उसकी वसूली के लिए क्या या तो कानूनी कार्रवाई की जाए या दिवालियापन को क्या कर दिया जाए? न्याय निर्मित कर दिया जाए। तो भैया तुरंत उसको सूचना किसको देनी पड़ेगी? सरकार को देनी पड़ेगी कि भैया हम दिवालिया हो गए हैं, हम कर्जदार हैं, है ना। तो समझ में आ गया कि क्या होने वाला है इसमें। देखो पहला हमने क्या देखा था, इसमें पहले में हमने देखा था कि वो निजी कार्यों का प्रबंधन इस तरीके से करेगा कि ना तो वो कर्जदार हो जाए ना दिवालिया हो जाए।
अगर फिर भी वो कर्जदार या दिवालिया हो जाता है तो उसकी सूचना किसको देना पड़ेगा? उसको तत्काल सरकार को देना पड़ेगा। बस आपको सिंपल इतना याद रखना है, बाकी कुछ भी इसमें ऐसा समझने का नहीं था। अब अगला नियम देखते हैं क्या है। अगला नियम है नियम 18, जिसमें हम चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति के बारे में प्रावधान देखेंगे कि क्या होने वाले हैं। अब सबसे पहले इसमें अचल संपत्ति के बारे में प्रावधान दिए हैं। इसमें लिखा है पहला, किसी भी सेवा, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अचल संपत्ति क्या होती है। अचल संपत्ति मतलब जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। जैसे आपका घर हो गया, है ना, और क्या अचल में आ जाएगा आपका, जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हो। फ्लैट हो गए आपके, है ना। तो जिस तरीके के जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते वो आपके अचल संपत्तियों में आते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो इसमें पहला प्रावधान है कि किसी भी सेवा या पद पर पहली बार नियुक्त होने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की विवरणी सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म में प्रस्तुत करेगा। मतलब पहली चीज़ क्या है, अगर आपके पास अचल संपत्ति है और आप पहली बार सरकारी कर्मचारी या सरकारी सेवा में नियुक्त किए गए हो, तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें आपको सारी जानकारी अचल संपत्ति के बारे में बतानी पड़ेगी कि हमारे पास इतनी इतनी अचल संपत्ति है। समझ आ गया है। और दूसरा इसमें क्या लिखा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में शामिल किसी भी सेवा या पद पर कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी वार्षिक विवरणी के लिए निर्धारित फॉर्म में वार्षिक विवरणी अचल संपत्ति प्रस्तुत करेगा। दूसरी बात क्या है कि जो ग्रुप ए का और जो ग्रुप बी का कर्मचारी होगा उसको हर साल उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसमें अपनी अचल संपत्ति की जानकारी देनी पड़ेगी। तो समझ में आ गया है, ग्रुप ए के लिए है और ग्रुप बी के लिए है। आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि निम्न में से किस वर्ग के कर्मचारियों को हर साल वार्षिक अचल संपत्ति संबंधित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करनी होती है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की तीनों। तो कौन नहीं होगा इसमें, ग्रुप सी का कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होगा। समझ आ गया है। अब देखो इसमें लिखा है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति कोई भी सरकारी कर्मचारी निर्धारित प्राधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से अचल संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई समव्यवहार नहीं करेगा। और इसमें एक चीज़ और है, किंतु यदि ऐसा लेन देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है जिसका सरकारी कर्मचारी से सरकारी तौर पर व्यवहार हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास अचल संपत्ति है और आप क्या कर रहे हो, या तो अपने या अपने परिवार के माध्यम से क्या कर रहे हो, उस अचल संपत्ति का लेन देन कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे तो लेन देन अगर आप कर रहे हो तो आपको इसकी सूचना किसको देनी पड़ेगी, प्राधिकारी को देनी पड़ेगी। लेन देन करने से पूर्व, है ना, लेन देन करने के बाद नहीं देना है। अगर आपको लेन देन करना है तो आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी किसको, प्राधिकारी को, इसके बाद ही फिर आपको लेन देन करना है। और एक चीज और है, ये तो हो गई नॉर्मल बात, अगर आप कर रहे हो तो मतलब आपको सूचना बस देना है और आपको लेन देन करना है। फिर इसमें फिर लिखा है किंतु यदि ऐसा लेन देन किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है और जिसका सरकारी कर्मचारी से सरकारी तौर पर व्यवहार हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब अगर यह लेन देन किसी सरकारी कर्मचारी से हो रहा है, सरकारी तौर पर ही अगर लेन देन हो रहा है तो जो पूर्व स्वीकृति है उसको लेना कंपलसरी है। अगर पूर्व स्वीकृति नहीं मिल रही है तो फिर आप नहीं कर सकते हो। समझ आ गया है। देखो अब इसमें लिखा है चल संपत्ति। तो चल संपत्ति में क्या क्या आ जाएगा आपका, ये चल संपत्ति में आपकी कार आ जाएगी, है ना। आप कार बोल सकते हो और सोना चांदी बोल सकते हो, रुपया पैसा बोल सकते हो, है ना। तो जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो उसको बोलते हैं चल संपत्ति। तो इसमें लिखा है सरकारी कर्मचारी अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से
चल संपत्ति संबंधित कोई भी संव्यवहार करता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्राधिकारी को लेन देन की तारीख के 1 माह के भीतर देना अनिवार्य है। किंतु यदि ऐसा लेन देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है जिसकी सरकारी कर्मचारी से सरकारी तौर पर व्यवहार हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब सेम कंडीशन जो अचल के साथ थी वही चल के साथ है। बस आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है कि अगर आप चल संपत्ति का लेन देन करते हो स्वयं या परिवार के साथ तो आपकी एक जो आपको सूचना देना है वो आपको 1 माह के भीतर देना है। किसको? प्राधिकारी को। उसमें ये चीज़ नहीं थी अचल संपत्ति में, उसमें तो आपको तुरंत ही देना है। लेकिन जो चल संपत्ति का अगर आप लेन देन करोगे तो आपको 1 माह के भीतर आपको प्राधिकारी को सूचना देना है। और अगर यदि आप यह जो लेन देन है वो सरकारी कर्मचारी सरकारी तौर पर करते हो तो आपको पूर्व स्वीकृति को प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब सेम चीज़ है, बस आपको इसमें याद रखना कि इसमें 1 माह की इसमें कंडीशन ऐड हो गई है। और चौथा इसमें क्या है? सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा चल या अचल संपत्ति के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के आदेश दे सकती है या सकता है। साथ ही चल या अचल संपत्ति किन साधनों से या स्रोतों से अर्जित की गई है की जानकारी मांगी जा सकती है। मतलब क्या है? सिंपल सी चीज़ है कि सरकार क्या करेगी, सरकार या जो प्राधिकारी होगा वो नॉर्मल आदेश से या विशिष्ट आदेश से जो चल संपत्ति है और अचल संपत्ति है का इसका क्या मान सकती है, वो भैया विवरण मांग सकती है ना। विवरण मांगने का आदेश दे सकती है। और आपसे यह भी पूछ सकती है कि जो संपत्तियां हैं भाई आपने किन स्रोतों से अर्जित की है। मतलब कौन कौन से सोर्स हैं जिसके माध्यम से आपने चल और अचल संपत्ति को मतलब इकट्ठा किया है या अर्जित किया है। समझ आ गया है? अब इसमें लास्ट एक और इसमें चीज़ है कि वर्ग गा मतलब ग्रुप सी के जो सरकारी कर्मचारी को मंत्रिमंडल सचिवालय की सहमति से इस नियम के किसी भी उपबंध से छूट दी जा सकती है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि ग्रुप सी के कर्मचारियों को छूट है। आपसे पूछ लेगा कि जो छूट है वो किसकी सहमति या किस नियम के तहत है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय कार्मिक विभाग का जो नियम है उसके तहत छूट है। किसके लिए? ग्रुप सी के कर्मचारियों को। लेकिन उपनियम 4 की अनुपालना के मामले में किसी भी कर्मचारी को कोई छूट प्रदान नहीं की जाती। मतलब जो चौथा कंडीशन हमने देखा था कि अगर वो चाहे तो चाहे ग्रुप ए का कर्मचारी हो, चाहे ग्रुप बी का हो, चाहे ग्रुप सी का हो, किसी भी कैटेगरी का अगर कर्मचारी है और अगर सरकार को लगता है या प्राधिकारी को लगता है कि भैया मैं उसका विवरण प्रस्तुत करना है या हमको यह पता करना है कि किस स्रोत से उसने अर्जित की है, तो भैया ये नियम तो लागू होगा। और बाकी के जो ऊपर के हमने 3 नियम पढ़े हैं वो इस पर लागू नहीं होंगे। लेकिन जो चौथा इसका नियम था वो इस पर लागू होगा। किस पर? ग्रुप सी के कर्मचारी पर। तो समझ में आ गया है क्या था? 18 चल अचल संपत्ति वाला समझ आ गया है। हाँ, तो देखो एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है, इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो आज हमने नियम 14 नियम 14 से हमने देखा था आज। तो नियम 14 में हमने क्या देखा था? सरकारी सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन। बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा दिया था, है ना। नियम 15 में क्या देखा था? निजी व्यापार या रोजगार। इसको कैसे याद रख लो? अगर बेरोजगार को क्या नहीं मिलेगा भैया? रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको क्या सताता है? डर सताता है। डर मतलब 15, या डरता है जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक वो क्या करता रहता है? ये डरता रहता है कि मिलेगा। डरता मतलब 15, है ना। 15 डरता, 15 डरता, आपको कुछ ऐसे इसको रिलेट कर लेना है। 16 में हमने क्या देखा था? 15A में हमने क्या देखा था? सरकारी आवास का सबलेंटिंग और खाली करना। नियम 16 में हमने क्या देखा है? पूंजी निवेश, उधार लेना और देना। बहुत अच्छे से हमने इसको भी देख लिया है। नियम 17 में हमने दिवालियापन और आदतन कर्जदारी के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। और नियम 18 में क्या है? चल अचल और मूल्यवान संपत्ति के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से इसको देख लिया है। अब हम एक काम करेंगे, जो आपका नियम 19 है इसको हम कल के लेक्चर में करेंगे। और कल का जो आपका लेक्चर होगा वो आपका लास्ट लेक्चर होगा। इस नियम का आपका जो लेक्चर कल का है वो लास्ट होगा। उसमें हम सारा पूरा कंप्लीट कर देंगे और परसों से ही आपके इसके MCQs भी शुरू हो जाएंगे, है ना।
तो अगर आपने, मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं, अगर आपने लेक्चर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप ये लेक्चर 4 देखना फिर, ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके और आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर 5th में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।